मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। इस वीडियो में मैं आपको निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग कैसे करें, क्या कॉन्सेप्ट है ऐसे राइटिंग के, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे राइटिंग के, निबंध लेखन के मैं आपको समझाऊंगी। बेटा ये निबंध लेखन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप सब समझते हैं। तीसरी क्लास से आपके प्रश्न पत्र में निबंध लेखन आता है। स्कूल और कॉलेज लेवल पे तो ये 8-10 नंबर में सिलट जाता है, लेकिन जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, तो वहाँ निबंध 50 नंबर का, 100 नंबर का, 150 का, 200 का, 250 नंबर तक का निबंध आता है। यूपीएससी भी 250 नंबर का निबंध आता है। और जो जितने बैंक वगैरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं 150-150, 200 नंबर के निबंध आते हैं। तो क्यों ना आज हम निबंध लिखना सीख लें। आज की वीडियो में मैं आपको निबंध लेखन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। यदि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख गए तभी तो हम एडवांस लेवल पे जा पाएंगे। तो आज यह पहला चरण है आपका निबंध लेखन का, इसे सीखिए और इसके आधार पे आप स्कूल और कॉलेज के लेवल पे तो निबंध अच्छी तरीके से लिख लेंगे। लेकिन ये जो आज का वीडियो है वो आपको निबंध लेखन की आपकी नींव बनाएगा, जिस पर हम एडवांस निबंध लेखन सीखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत काम आपके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध लेखन कैसे करें। सबसे पहली बात तो हमको ये आना चाहिए, जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए निबंध क्या है। निबंध, निबंध, बंध बांधना, और नियुक्त उपसर्ग है, अच्छी तरीके से बांधना, अर्थात अपने विचारों को किसी विषय पर, जो भी विषय आपको दिया गया है उस विषय पर अपने विचारों को बांधना। बांधने का मतलब क्या है? क्रमबद्धता। आप अपने जो विचार प्रकट करेंगे वो पूरे क्रमबद्धता से प्रकट करेंगे, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगी कि निबंध की क्या क्रमबद्धता होती है, किस क्रम से हमको निबंध लिखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निबंध को हम मुख्य रूप से 3 क्रम में बांटेंगे। सबसे पहले विषय प्रवेश। विषय प्रवेश, जो भी टॉपिक आया है उसके अंदर प्रवेश कैसे करेंगे, यानी कि हमारा जो निबंध है उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। दूसरी बात है विषय विस्तार। जो विषय, जो टॉपिक हमको दिया गया है निबंध लिखने के लिए, उसके विभिन्न अंगों पर, उसके ऊपर जो उसके जो विभिन्न आयाम हैं उन आयामों पर लिखना, इसे हम कहेंगे विषय विस्तार। और तीसरा आता है उपसंहार। उपसंहार मतलब हमने जो निबंध लिखा है उस निबंध का निष्कर्ष लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ निबंध लेखन के। सबसे पहले विषय प्रवेश, जिसे आप प्रस्तावना भूमिका भी कह देते हैं। दूसरा है विषय विस्तार और तीसरा है उपसंहार। अब सवाल ये उठता है कि ये विषय प्रवेश में हम क्या लिखें, कैसे हम विषय में प्रवेश करें। तो विषय में प्रवेश करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई निबंध लिखें तो मेरी राय है कि आप उस निबंध का जो टॉपिक है उस टॉपिक की 2 चीज को पकड़ें। या तो उसके महत्व को पकड़ें, क्या महत्व है, और या पकड़ें उसकी वर्तमान स्थिति को। यानी कि किसी भी विषय को प्रवेश करने का सबसे अच्छा रास्ता वर्तमान स्थिति से चले जाओ कि वर्तमान में क्या हो रहा है। आप वर्तमान की कोई घटना, कोई वर्तमान की कोई तथ्य आ गया है, कोई कोटेशन आ गया है, किसी ने कोई उसके बारे में कथन किया है, तो कोई घटना घट गई है, उसको लेकर आप अपने विषय में प्रवेश कर सकते हैं। या फिर आप जो टॉपिक है उस टॉपिक का संक्षिप्त महत्व बताते हो, उस विषय में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये आपका विषय प्रवेश का पहला जो पॉइंट है वो होना चाहिए, या तो वर्तमान स्थिति और या फिर उसका महत्व। दूसरी बात, अच्छा हम क्या करेंगे, ये जो 3 हमारे पॉइंट बने हैं विषय प्रवेश, इनको भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स में बांटेंगे। हमारा जो निबंध है वो छोटे छोटे पैराग्राफ में दिखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट बन गया विषय प्रवेश। इसमें जैसा आ बना, हमने महत्व बता दिया या उसकी वर्तमान स्थिति बता दी। उसके बाद हमारा आएगा अर्थ और परिभाषा। जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है निबंध लिखने के लिए, आप उसका अर्थ और उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे। मान लो आपका नया टॉपिक आ गया भारत में प्रजातंत्र की सफलता, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा उसमें प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, प्रजातंत्र की क्या उसकी परिभाषा है। तो विभिन्न विद्वानों की और विभिन्न लोगों के जो मत है उनके अनुसार आप अर्थ और परिभाषा लिख दीजिए। मतलब जो भी टॉपिक आ रहा है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, जो भी टॉपिक आ रहा है उसका आप अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ है, उसका पारिभाषिक अर्थ है, वो आप बता दीजिए। उसके बाद आप बताइए उसके लक्षण या स्वरूप। जो टॉपिक आपका है
उस टॉपिक के एक बात का ध्यान रखना, हर टॉपिक में हर चीज नहीं आएगी, किसी टॉपिक में कुछ आएगा, किसी टॉपिक में कुछ आएगा, क्योंकि हर टॉपिक का अपना नेचर होता है, हर टॉपिक का अपना एक प्रकृति होती है। तो यदि उसमें उसका कोई लक्षण बन रहा है, उसका कोई स्वरूप क्या है, उसके क्या प्रकार है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, आप ये लिख दीजिए छोटे छोटे पैराग्राफ में। उसके बाद आपका जो ये विषय प्रवेश है ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आप विषय का विस्तार करें। विषय के विस्तार में क्या है कि जो टॉपिक आपका दिया गया है, जो विषय आपका आया है निबंध लिखने के लिए, उस निबंध की प्रकृति के हिसाब से क्या उसके कोई उद्देश्य है, उद्देश्य बताइए, उसके क्या कारण है, कारण बताइए, उसका क्रियान्वयन बताइए, उसका क्या प्रभाव है। प्रभाव को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके नकारात्मक प्रभाव हम लिख ही नहीं सकते, जैसे स्त्री शिक्षा है तो हम क्या लिखेंगे उसका नकारात्मक, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या लिखेंगे इसका नकारात्मक, कोई पक्ष लिखेंगे ही नहीं। और फिर उपाय में भी दो प्रकार के उपाय हो जाते हैं, एक सरकार क्या कर रही है और एक नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। तो इस तरीके से आपने अपने विषय प्रवेश को भी छोटे छोटे भागों में बांट लिया। उद्देश्य, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं, यदि कोई ऐसा निबंध है जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं तो वो योजनाएं, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, क्या कारण है, क्या प्रभाव है और क्या उनके उपाय हैं। तीसरा आपका आता है उपसंहार। अब उपसंहार में क्या लिखें, उपसंहार में आपने जो इतना बड़ा निबंध लिखा है ना, ये विषय प्रवेश किया, विषय विस्तार किया, इसका निष्कर्ष आपको लिखना है। तो उसका निष्कर्ष लिख दें और नेक्स्ट सबसे लास्ट में आप अपना मत लिख दें कि आपका क्या मत है। आपने अभी तक विभिन्न लोगों के मत लिखे, विभिन्न लोगों के विचार भी लिखे, लेकिन अब इन सब के आधार पे आपका मत क्या बना, आपका क्या विचार है, आपका क्या सुझाव है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो लिख दीजिए। ये हो गया आपका उपसंहार। तो इस तरीके से जो निबंध है उसकी क्रमबद्धता पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले विषय प्रवेश, फिर विषय विस्तार और उपसंहार। और आपके सामने जो समस्या आती है, मैडम विषय प्रवेश में क्या लिखें, तो मैंने सारा स्पष्ट कर दिया है कि इस पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे, इस पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे और इस पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे। मुझे आशा है आपको ये चीज तो समझ में आ गई। अब कोई भी निबंध जब अच्छी तरीके से लिखना है तो उसकी पहली शर्त है क्रमबद्धता। वो क्रमबद्धता मैंने आपको बता दी। दूसरी शर्त जो निबंध की है वो है तथ्यात्मकता, यानी कि हम जो भी विचार दे रहे हैं उनकी सत्यता क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, वो हमको सिद्ध करना है उस निबंध में। आप कोई भी बात बता रहे हैं तो आपको कुछ डेटा देना चाहिए, आपको कोई मानचित्र उसमें बताना चाहिए, आपको किसी जो ऑथेंटिक पर्सन है उसके द्वारा कहा हुआ वाक्य उसमें बताना चाहिए, तो उससे तथ्यात्मकता आती है। अब ये तथ्य और डेटा है वो आप कैसे प्रदर्शित करें, उन तथ्य और डेटा की आप टेबल बना सकते हैं, उन तथ्यों की और डेटा के आप ना बार ग्राफ बना सकते हैं, उन तथ्यों उनको आप मानचित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, आपकी जो भाषा है उसमें चित्रात्मकता होनी चाहिए, यानी कि आप जब निबंध लिख रहे हैं तो वो शब्द चित्र बन जाए। आपको भी मालूम है कोई भी पढ़ना कम पसंद करता है और दिखता जल्दी है, तो आप अपने जो विषय वस्तु है उसको चित्रों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। कोई कार्टून चित्र बना दिया, कोई जैसे मान लो स्वच्छता अभियान है तो स्वच्छता अभियान का आपको लोगों मालूम है चश्मा और उसमें स्वच्छता अभियान लिखा हुआ है, इस तरीके का कोई चित्र बना दिया, या लोगों के द्वारा जो सफाई की जा रही है उस तरीके का कोई चित्र बना दिया, तो उसमें आपके जो चित्र होंगे ना तो आपकी भाषा में चित्रात्मकता आ जाएगी और आपका जो निबंध है वो बहुत ही आकर्षक दिखने लगेगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो भाषा है उसमें प्रभाव होना चाहिए, यानी कि आपका जो हर दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम हो, दोनों वाक्यों में आपस में तारतम्यता हो, दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। एक जैसे पानी की धारा बहती रहती है ना, बीच में टूटती नहीं है, धारा बह रही है, ऐसे आपकी भाषा में प्रभाव होना चाहिए। और प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी भाषा में खो जाए, आपकी भाषा में लाक्षणिकता हो, आप अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करें, आप अपनी भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग करें, आप अपनी भाषा में सूक्तियों का प्रयोग करें, तो आपकी भाषा कैसी बन जाएगी, लाक्षणिक और बहुत ही प्रभावशाली आपकी भाषा बन जाएगी और आपकी भाषा में प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी भाषा रोचक कैसे बनेगी, आपकी जो भाषा है उसमें आप छोटे छोटे से हास्य और व्यंग्य के पुटवे डाल दीजिए। अब भ्रष्टाचार का निबंध लिख रहे हैं भाई, तो कोई ऐसी पंक्ति, कोई ऐसा कार्टून आप बना सकते हैं जो भ्रष्टाचार दिखा सके। तो इस तरीके से बीच में कहीं हास्य, कहीं बीच में छोटा सा व्यंग आप डाल दीजिए, तो उससे आपका जो निबंध है वो रोचक बन जाएगा। मतलब ऐसा लगे पढ़ने वाले को कि बस वो खत्म करके ही उठे। जैसे कहानी और उपन्यास रोचक होती है ना, उनमें कथात्मकता, एक
लय होती है, ऐसे आपके निबंध में भी एक लय होनी चाहिए और वो उतना रोचक होना चाहिए कि उनको पढ़ने में मजा आए। जो मतलब चारों तरफ की जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का आप उसमें वर्णन कर सकते हैं, आप अपने अनुभव का वर्णन कर सकते हैं, आसपास के लोगों के अनुभव उसमें बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो पाठक होगा ना, वो उस निबंध से जुड़ जाएगा, उसको लगेगा हाँ ऐसा तो होता है, मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पड़ोस में भी हुआ है। तो वो उस निबंध को छोड़ ही नहीं पाएगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके निबंध में एक रोचकता हो, आसपास की घटनाएं, आसपास के अनुभव उसमें हो, तो एक तो लिखना बहुत आसान हो जाता है। आप अपने अनुभव लिख रहे हैं तो उसमें सत्यता, प्रामाणिकता आ जाती है और साथ ही वो रोचक आ जाता है और पाठक को वो अपना लगने लगता है, वो किसी और का नहीं लगता, क्योंकि उसको वो जो अनुभव है और जो उसमें ज्ञान नॉलेज दी गई है और जो उसमें तथ्य दिए गए हैं, वो तथ्य उसको अपनी आंखों देखे, कानों सुने लगने लगते हैं, तो वो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है। फिर आपकी जो भाषा है उसमें काव्यात्मकता हो तो मजा आ जाता है। किसको पसंद नहीं है कविता, किसको पसंद नहीं है? सबको कविता पसंद है, कविता सबके दिल के पास होती है। तो आप जब निबंध लिखें तो कुछ काव्य पंक्तियां, अपना एक संकलन तैयार कर रहे हैं काव्य पंक्तियों का, कुछ काव्य पंक्तियों के संकलन तैयार करें। जैसे मैंने अपनी काव्य पंक्तियों के संकलन तैयार कर रखे हैं। मुझे कहीं भी कोई स्पीच देना होता, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे कहीं कोई आर्टिकल लिखना पड़ता, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे कोई निबंध लिखना होता, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास अपने कुछ छोटी छोटी 4-4 पंक्तियों का मैंने संकलन तैयार कर रखा है अपने पास। तो मैं देख लेती हूँ कि अच्छा ये तो स्वच्छता से मैच कर रहा है, ये नारी से मैच कर रहा है, ये देशभक्ति से मैच कर रहा है, ये सूचना प्रौद्योगिकी से मैच कर रहा है, ये विज्ञान से संबंधित है, ये खेल से संबंधित है। ऐसे कुछ कुछ पंक्तियों का मैं संकलन रखती हूँ। तो उन पंक्तियों को उन काव्य पंक्तियों को यदि हम निबंध लेखन के बीच में काम लेंगे तो हमारी जो निबंध है उसमें काव्यात्मकता का गुण पैदा हो जाएगा और पाठक को ऐसा लगेगा जैसे वो कविता पढ़ रहा है, कोई गीत सुन रहा है और उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये यदि आपकी निबंध में विशेषताएं हैं तो आपका निबंध आकर्षक होगा। और चाहिए क्या, एग्जामिनर आपके निबंध में खो जाए, आपके प्रवाह में बह जाए, उस निबंध को वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो छोड़ नहीं पाए पढ़ना। तो बताइए उसके पेन में से नंबर टपकेंगे या नहीं टपकेंगे? अरे भाई टपकेंगे। और साथ ही थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें कि थोड़ी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वाक्य संगठन संरचना सही होनी चाहिए। यदि ये सब चीजें सही हैं, थोड़ी व्याकरण की दृष्टि से भी आपको ध्यान देना होगा, यदि ये सब कुछ चीजें सही हैं तो आपके निबंध में क्यों नहीं आपके 10 में से 9 या 9.5 नंबर आएंगे, या 250 में से 200 नंबर, 190 नंबर, 225 नंबर क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। और ये चीज मैं केवल कह नहीं रही हूं, मैं आपको आज एक ऐसा निबंध लिखकर बताऊंगी जहां पर मैं इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए आपको निबंध लिखना सिखाऊंगी। तो मैं आपसे यह कह रही हूं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और कह दूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ काव्य पंक्तियां आप संकलित कर लीजिए, वो जगह जगह आपके काम आती हैं। कुछ कोटेशंस वगैरह आप संकलित कर लीजिए जो जगह जगह आपके काम आते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, अभी चूंकि आप कहेंगे मैडम हमने तो आज ही आपका वीडियो सुना है तो हम अब संकलन करें या अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तो मैं आपसे कह दूं कि दुष्यंत कुमार की एक गजल है, उस गजल के शेर तो आप याद कर ही लीजिए। वो शेर तो आप देखना हर निबंध में फिट बैठेंगे, कोई सा भी निबंध हो हर निबंध में फिट बैठ जाएंगे, हर निबंध में फिट बैठेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जैसे ये गजल है, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे शेर वगैरह होंगे जिनको आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक शेर मुझे याद आ रहा है, मुझे उसका लेखक का नाम तो नहीं मालूम, उसका लेखक का नाम कहीं मिलता भी नहीं है, लेकिन किसी भी आप कोई निबंध लिख रहे हो और उसका कोई दुष्परिणाम आपको लिखना है तो दुष्परिणाम लिखिए और देखो कैसे रोचकता और चुटीलापन और व्यंग्यात्मकता उसमें आ जाएगी। बर्बाद गुलिस्ता के लिए एक उल्लू ही काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठेगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस तरीके की ये 2 पंक्तियां हमने डाली, थोड़ा सा उसमें व्यंग्यात्मकता आ गई, थोड़ा चुटीलापन आ गया और आपका निबंध अधिक रोचक हो जाएगी। मैं आपको आज इन सबके बाद एक निबंध लेखन लिख के अभ्यास करना सिखाऊंगी कि निबंध कैसे लिखा जाता है। मैं आपको आज राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान इस पर निबंध लिखना सिखाती हूँ कि देखो यदि ये निबंध आ जाए तो कैसे लिखें, और यदि कोई दूसरा निबंध भी आ जाए तो आपको बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करना है और उस निबंध को लिख देना है। केवल विषय वस्तु थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी पैटर्न आपका यही रहेगा। तो चलिए आज आपको सिखाती हूँ निबंध कैसे लिखते हैं, और हम निबंध लिखेंगे आज राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान पर। आपको आपकी स्क्रीन पर
निबंध दिखाई दे रहा होगा, स्वच्छ भारत अभियान। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं बातों को मैं अप्लाई करूंगी, कुछ नई चीज नहीं लूंगी। आप यहां तक देखेंगे कि मैं कोई कविता भी नई नहीं लूंगी, वही कविताएं लूंगी जो मैंने अभी आपको बताई है। किस तरीके से हम दुष्यंत कुमार की इस गजल को भी जगह जगह फिट कर सकते हैं। तो देखिए, विषय प्रवेश। सबसे पहले क्या, विषय प्रवेश। आपने सबसे ऊपर अपना हेडिंग डाल दिया, जिस विषय पर भी आप निबंध लिख रहे हैं वो विषय आपने लिख दिया। फिर आपका पहला पॉइंट है विषय प्रवेश। अब विषय प्रवेश कैसे कर रहे हैं, देखिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और फिर मैंने जोड़ दिया उसको आगे, जी हाँ, बहुत हो गई बातें। बस अब तो भारत हर दूषण, हर गंदगी से मुक्त कर स्वच्छ भारत बनाना है, क्योंकि स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब आप देख रहे हैं मेरी एक वाक्य से दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, मतलब जो दूसरा वाक्य वो पहले वाक्य का परिणाम सा दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं प्रभावशीलता। तो जी हाँ, बहुत हो गई बातें। बस अब तो भारत हर दूषण, हर गंदगी से मुक्त कर स्वच्छ भारत बनाना है, क्योंकि स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू और बाल्टी हाथों में नहीं लेते तब तक आप अपने गांव एवं कस्बे को स्वस्थ नहीं रख सकते। एक कहावत है, स्वच्छता भगवान की ओर अगला कदम है। सारे ढकोसले छोड़ हमें यही पूजा अर्चना करनी है। स्वच्छ भारत के प्रति भारत को जागरूक होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भारत में स्वच्छता की आवश्यकता न केवल भारतवासियों को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु और नई नई बीमारियों की निवारण करने हेतु जरूरी है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है। अब आपने देखा विषय प्रवेश, मैंने आपको विषय प्रवेश में दो बात बताई थी, या तो वर्तमान स्थिति पे चले जाइए या महत्व पे चले जाइए। मैं आगे महत्व पर, और किस तरीके से मैंने दुष्यंत कुमार की जो गजल का शेर है उसको इससे जोड़ दिया। कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि हमने कोई पैबंद चिपकाया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि विषय प्रवेश में हमने सबसे पहले तो स्टार्टिंग कर दी, तो वहां हमने महत्व या वर्तमान स्थिति कोई ऐसी चीज ले लेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था ना कि इसका अर्थ और परिभाषा बतानी है, तो बताते हैं। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? स्वच्छ भारत अभियान, अपने हेडिंग डाल दिया, स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ, परिभाषा या स्वच्छ भारत अभियान क्या है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक स्वच्छता मुहिम है। यह एक स्वच्छ भारत की कल्पना की दृष्टि से लागू किया गया है। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। भारत को एक स्वच्छ देश बनाना महात्मा गांधी जी का एक सपना था, और गांधी जी के सपने से प्रभावित होकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के 145वें जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वयं सड़क पर उतरकर स्वच्छ भारत की शुरुआत की थी। आ गया उसका अर्थ, है ना। अब देखो इसी से मैं कैसे जोड़ देती हूँ आगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। प्रधानमंत्री ने अकेले शुरुआत की थी अपने मंत्रिमंडल के साथ, लेकिन आप देखो आज पूरे भारत का यह अभियान बन चुका है। तो उसे मैच करते हुए मैंने एक शेर और डाल दिया। फिर आज भारत का बच्चा बच्चा जागरूक हो चुका है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी को अमेरिका में गोलकीपर ग्लोबल गोल्स नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के उनके सफलता क्रियान्वयन के लिए दिया गया। तो मैंने आपने देखा यहाँ मैंने स्वच्छता अभियान का अर्थ बता दिया, और अर्थ बताने के साथ साथ मैंने ये बता दिया कि इससे सारी दुनिया जुड़ गई है। केवल भारत का अभियान नहीं रह गया है, सारे भारत विश्व में अब अपने भारत की स्वच्छता अभियान की पहचान बनने लगी है, और एक चीज दूसरी चीज से जुड़ती जा रही है। अब मैंने आपसे कहा था विषय प्रवेश में आप अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, स्वरूप लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे, उसके लक्षण लिखेंगे, विशेषताएं लिखेंगे। तो यहाँ पर लक्षण विशेषताएं इस तरीके की चीज तो नहीं है, पर हाँ हमारे स्वच्छ भारत अभियान के विविध रूप हैं, है ना, तो वो हम लिखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के विविध रूप। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हेतु भारत सरकार ने इसे 3 भागों में विभाजित किया था। पहला है शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, और तीसरा है स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अभियान। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को 5 वर्षों अर्थात 2019 तक पूरा करना है, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। इसमें कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, बस रेलवे स्टेशन, बाजार, जो भी सार्वजनिक संपत्तियां, इमारतें हैं, वहां सब
सफाई रहे, वो सब इसमें शामिल था। ये शहरी क्षेत्र का स्वच्छता अभियान था। ग्रामीण क्षेत्र का स्वच्छता अभियान, ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान निर्मल भारत अभियान 1999 का ही नया रूप है। अब ये निर्मल भारत अभियान क्या है? भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए मांग आधारित एवं जन केंद्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना और स्वयं सुविधाओं की उनकी जो मांग है उन्हें उत्पन्न करना, स्वच्छता जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को खुले में शौच करने की मजबूरी से रोकना। सबसे मुख्य उद्देश्य यह है गांवों में स्वच्छता अभियान का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि वहां शौचालय बने, जो खुले में शौच करने जाते हैं वो मजबूरी खत्म करें और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं। तो हमने देख लिया शहरी क्षेत्र का स्वच्छता अभियान, ग्रामीण क्षेत्र का। अब देखते हैं विद्यालय। ये अभियान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चला गया है। देखो अब तो इसका नाम बदल गया है, मानव संसाधन मंत्रालय, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये वाला अभियान चलाया गया। कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान और विद्यालय अभियान, क्योंकि ये विद्यालय से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता लाना है। इस अभियान को, अब देखो ये बहुत गहरी बात है इसमें, यदि स्कूल स्तर पर ही स्वच्छता की अवधारणा पेश कर दी जाती है तो वो बच्चे तो नागरिक बनने वाले हैं। तो वो जो बच्चे हैं यदि विद्यालय में स्वच्छता की बात सीख लेते हैं तो वो घर जाके भी अपने मम्मी पापा को ये बात बताएंगे, तो उस समय भी आपको इसका फायदा मिलेगा। और बाकी जो वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी आदत में स्वच्छता आ गई है ना, इसलिए विद्यालय के लिए विशेषकर यह अभियान चलाया गया। इस अभियान को युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर ग्रामीण आबादी, स्कूल शिक्षकों और छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देश भर की ग्रामीण पंचायतें, पंचायत समिति और सबको इसमें जोड़ा गया। तो ये तीन हमने इसके रूप देख लिए। ये हो गया हमारा विषय प्रवेश। आपने देखा मैंने विषय प्रवेश में तीन बातें बता दी आपको। स्टार्टिंग में उसका महत्व बता दिया, फिर अभियान क्या है और फिर अभियान के विविध रूप। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी, किसी में परिभाषा आ सकती है, किसी में विशेषता आ सकती है, किसी में लक्षण आ सकते हैं। मान लो कोरोना का आ गया तो कोरोना में आप लक्षण लिख दीजिए कि उसके क्या लक्षण थे, है ना। तो जो आपका टॉपिक होगा ना, टॉपिक के हिसाब से उसमें चीजें बदल जाएंगी। अब यहाँ पर विविध रूप देखने को मिल रहे थे। मान लो भ्रष्टाचार पे आ गया तो आपने वो भ्रष्टाचार का अर्थ एवं परिभाषा लिख दी, भ्रष्टाचार के रूप, किन किन रूपों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना, वो सब लिख दिया। तो ये विषय प्रवेश हो गया। अब आते हैं अपन विषय विस्तार पर। विषय विस्तार में जैसे मैंने आपको बताया, उद्देश्य लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं, उसके प्रभाव लिखेंगे आप और उसके उपाय लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ कारण वारण तो कुछ नहीं, पर अपन उद्देश्य ले सकते हैं ना कि स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य क्या है, क्यों ये अभियान शुरू किया गया था। स्वच्छता ही देश का सौंदर्य है, इसे लाना हमारा उद्देश्य है। ऐसे छोटी छोटी दो पंक्तियों की कविता आप खुद बना सकते हैं, थोड़ी तुकबंदी लगा के। हिंदी के स्टूडेंट हो आप तो आराम से दो लाइन की पंक्तियां की कविता बना सकते हो। और हर व्यक्ति के अंदर एक कवि छिपा होता है, जरूरत है उस कवि को बाहर निकालने की। तो ये निबंध है ना, वो आपके कवि को बाहर निकाल लेगा। तो जो भी आपका विषय है ना, उससे संबंधित दो लाइन की पंक्ति आप खुद भी लिख सकते हो, स्लोगन टाइप की। जैसे स्लोगन होते हैं ना, ऐसे स्लोगन भी आप बना के लिख सकते हो। 2 अक्टूबर 2019 तक इस अभियान की पूर्ति का उद्देश्य रखा गया था, है ना। 14 में शुरू हुआ और 19 तक इसे खत्म करना था। स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया था। तो अब इसके उद्देश्य क्या थे देखिए। पहले अपन छोटी सी भूमिका बना दी कि इसके उद्देश्य क्या है, फिर अब उद्देश्य बता देते हैं। पहला उद्देश्य इसका खुले में शौच बंद करवाना, जिसके तहत हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। क्योंकि खुले में शौच आप खुद समझ सकते हैं कितने कीटाणु, कितना मतलब दूषित कर देते हैं हमारे वातावरण को और बीमारी को जन्म देते हैं। ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य लगभग 11 करोड़ 11 लाख व्यक्तिगत सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाना, जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपयों को खर्च करना था। ये पहले से तय कर दिया गया था। तीसरा है लोगों की मानसिकता को बदलना, कि वो उनकी मानसिकता बदले, उनकी आदत में आ जाए स्वच्छता। जबरदस्ती मतलब डर के मारे स्वच्छता का अभियान में शामिल ना हो, उनकी आदत में आ जाए, स्वभाव में आ जाए। चौथा है शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को शुरू करना। मतलब शौचालय कहीं कहीं बने हुए भी हैं पर लोग उनका उपयोग ही नहीं करते। पांचवा है इसको गाँवों को साफ करना, उनको रखना साफ। और कहता है 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित करके गांवों में पाइपलाइन लगवाना, जिससे स्वच्छता बनी रहे। क्योंकि पानी की जरूरत है। आपके घर में शौचालय बना हुआ है तो वहाँ पानी की जरूरत है, नालियाँ साफ करनी है, कोई वही गंदगी साफ करनी है, तो पानी नहीं होगा तो स्वच्छता कैसे आएगी।
नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य है वह है ग्राम पंचायत के माध्यम से ठोस और तरल अपशिष्ट की जो अच्छी प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करना, कि जो भी कचरा है उस कचरे का प्रबंधन कैसे करें, है ना, जैसे उससे कोई खाद बनाई जा सकती है, मतलब कहाँ और किस तरीके से उन चीज़ों का हम प्रबंधन करें। सड़क, फुटपाथ और बस्तियां साफ रखना, साफ सफाई के जरिए सभी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये स्वच्छता अभियान के उद्देश्य थे। ठीक है, जो हमने विषय विस्तार में लिए। अब हम विषय विस्तार में लिखते हैं इसके प्रयास, क्योंकि कारण तो उद्देश्य में ही आ गया, इसीलिए हमने अपनाए। अब देखो हम ये देखते हैं कि इसके क्या प्रयास किए गए, कि क्या तो सरकार ने प्रयास किए और क्या नागरिकों ने प्रयास किए। और तो आप देख रहे होंगे कि मैं जो भी कोई टॉपिक शुरू करती हूँ, कोई पॉइंट शुरू करती हूँ, तो उसमें कोई ना कोई संबंधित छोटी सी एक पंक्ति जरूर डाल देती हूँ कविता की। जन जन में हो आत्मविश्वास, कुशल नीति की हो निपुणता और निस्वार्थ भावना संग हो, सार्थक दृष्टि की हो दिव्यता, लक्ष्य सब सद जाएगा जब प्रयासों की होगी सत्यता। अब ये कहीं से लाइन ली नहीं गई है, ये तुकबंदी करके मैंने ही बना के डाल दिया, आप डाल दो। और ये ऐसी पंक्ति है कहीं भी कोई भी निबंध में आप इसको जोड़ सकते हैं, सब निबंध में ये मैच कर जाएगी। मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए करीबन 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय और 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण करना मुश्किल है, वहां सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जैसे जो प्रमुख सार्वजनिक स्थान है वहां पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। यह कार्यक्रम 5 साल अवधि में 4,401 शहरों में लागू किया गया। कार्यक्रम पर खर्च किया गया लगभग पैसा 62,009 करोड़ रुपए में केंद्र सरकार की तरफ से 14 करोड़ समथिंग रुपया दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले जो 14,623 करोड़ रुपए में, इसमें 7,366 करोड़ रुपए ठोस अपशिष्ट जो कचरा है उसके प्रबंधन पे खर्च किया गया और 4,165 करोड़ रुपए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय पर तथा 1,828 करोड़ रुपए जन जागरूकता पर और सामुदायिक शौचालय बनवाने पर खर्च किया गया। 655 करोड़ रुपए इन पे शौचालय पे खर्च किया गया। तो अब आपने देखा कि मैंने कुछ आंकड़े डाले, डेटा डाले। आप चाहे तो इन डेटा को क्या कर सकते हैं, कोई टेबल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई बार ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, पर यह प्रामाणिकता जरूर होनी चाहिए। तथ्यात्मकता निबंध की खूबसूरती है, उसमें तथ्य जरूर होने चाहिए। इस कार्यक्रम में खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करना, मैला ढोने की जो प्रथा है उसका उन्मूलन किया गया। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई। स्वस्थ एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है और लोग अब बहुत जागरूक हो गए हैं। तो ये हमने सरकारी प्रयास बताए कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। और देखो इसके साथ सरकार ने क्या प्रयास किया। अब जैसे मुझे एक घटना याद आ गई, मुझे अभी तक याद है कि जब आदित्य योगी जी ने ये मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उस समय पहले, इस कार्यकाल से पहले, तो जब वो पहली बार आए थे ना किसी ऑफिस में विजिट पर, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ये देखा कि दीवारों पर पीक थूकी हुई थी। उन्होंने फौरन ये गुटखा खाना एकदम नियम निकाला और बंद करवा दिया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी भवनों की सफाई और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तंबाकू, गुटखा, पान आदि उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में। तो जैसे ये कोई घटना मुझे याद आ गई, मैंने जोड़ दी। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारे निबंध में तथ्यात्मकता आ गई, प्रामाणिकता आ गई और साथ में रोचकता आ गई, क्योंकि आप जुड़ गए इससे, पाठक इससे जुड़ जाता कि हाँ ऐसा हुआ था। तो ये तो हो गए सरकारी उपाय। अब नागरिक उपाय। हमको सबको मालूम है कि सरकार अकेले तो कुछ कर नहीं सकती। थकने का नहीं है जरूरत भैया, बदलो अपनी आदत भैया, ना करो किसी पड़ोसी का इंतजार, देश है सबका सभी का स्वच्छता अभियान। ऐसे करके तुकबंदी करके मैंने छोटी सी कविता बना दी। अब माननीय नरेंद्र मोदी का मुझे एक कथन याद आया जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है कि देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। तो उनका ये सेंटेंस, उनका ये कथन है, वो हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि नागरिकों की के कर्तव्य बताने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप जगह जगह मुहावरे लोकोक्ति को प्रयोग करें। तो कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसी पहल है जिसमें हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ही होगा, और उसे तभी
सफल बनाना होगा। शुरुआत अपने घर से करेंगे और घर का कचरा कचरा लेने वाली गाड़ी में डालें या कचरा पात्रों में डालें, ना खुद गंदगी करें ना किसी और को गंदगी करने दें। मतलब नागरिक क्या उपाय करें, तो बिल्कुल देशी भाषा में मैंने जो होता है वही चीज मैंने इसमें रखी है। कोई मतलब ऐसी भाषा या कोई ऐसी दूर की चिड़िया लाके मैंने आपके सामने नहीं प्रस्तुत की है कि अरे भाई निबंध में ये लिखना होता है। अब लोग ना सिर्फ स्वयं को स्वच्छ रखने की अभी तो अपने गांव जिला शहर को भी स्वच्छ रखने की बात करते हैं और इस दिशा में अपना भरसक योगदान भी दे रहे हैं। भारत में बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अपना योगदान भी दे रही हैं। इन संस्थाओं के लोग गांवों कस्बों और शहरों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें स्वच्छता से होने वाले फायदे बताते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के आपने देखा कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कार्यशालाएं करते हैं, रैलियां निकालते हैं कि लोगों में इस तरीके की भावना पनपे। स्वच्छ भारत अभियान में न केवल आम लोग, सरकारी मंत्रालय के और प्रधानमंत्री के द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोग, जो कुछ हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी लोग ज्यादा सुनते हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जैसे मृदुला सिन्हा है, बाबा रामदेव है, शशि थरूर है, कमल हासन है, सलमान खान है, प्रियंका चोपड़ा है, आपका अक्षय कुमार है। आपने देखा होगा अक्षय कुमार ने तो इसको शौचालय को लेकर मूवी तक बना डाली है। तो इस तरीके से जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल हो गए। तो आप अपने निबंध को बिल्कुल रोचक बनाइए, जो वास्तव में हो रहा है ना वो उसमें लिखिए। अब आ जाते हैं उपसहार। तो हमने कर लिया विषय विस्तार। विषय विस्तार में हमने मुख्य रूप से यहाँ पे दो ही चीजें ली थी, एक उद्देश्य लिया था और एक प्रयास लिए थे। प्रयास को भी हमने दो भागों में बांट दिया था, सरकारी प्रयास और नागरिक प्रयास। अब देखते हैं उपसहार। और आप देख रहे हैं ना, मैं हर जो आपका पॉइंट शुरू करती हूँ तो कोई ना कोई उसमें कवि की पंक्ति डाल देती हूँ। अब यहाँ मैंने डाल दी उपसहार है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए और हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अभी अभी मैंने ऊपर यही लिखा था कि लोग इसमें शामिल होने लगे हैं, लेकिन शर्त तो ये थी कि सारे लोग इसमें शामिल हो जाएं, नींव से परिवर्तन हो जाए। तो मैंने ये 4 पंक्तियां लिख दी और आप देखना ये पंक्तियां आपके हर निबंध में सूट कर जाएंगी। हालांकि इस अभियान की कार्यावधि अब समाप्त हो गई है, 2019 तक होना था, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो बुझने वाली नहीं है। मतलब अभी हमने पूरा टारगेट तो प्राप्त नहीं किया है। अभी भी हम देखते हैं, यदि आप रेल से यात्रा करते हैं, मैंने तो की है, तो अभी भी रेलवे लाइन के किनारे किनारे आपको खुले में शौच करने वाले मिल जाएंगे, कचरों के बड़े बड़े ढेर टीले मिल जाएंगे। अभी भी जो पॉलीथीन की थैली लोग फेंक देते हैं और वो उड़ते उड़ाते नाली में चली जाती है, तो नालियाँ रुक जाती हैं और उसका जो गंदा पानी वो बाहर निकलने लगता है। और अभी भी कई जगह हम देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हुए हैं, कहीं भी थूक देते हैं और कहीं भी दीवार पे अपना यूरिनल बना कर वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ अभी भी चल रही है। तो ज़रूरत है कि भारत का हर बच्चा इसमें शामिल हो। और मैं तो अपनी बात बता दूं, मैं तो जब देखती हूँ ना कि कोई दीवार पे खड़ा, तो फिर मैं क्या करती हूँ, पीछे से हॉर्न बजाने लग जाती हूँ, तेज तेज हॉर्न बजाती हूँ और फटाफट वहाँ से भागते ही दिखता है वो व्यक्ति। तो हमारा सबका कर्तव्य है यार, किसी न किसी तरीके से हमको इस गंदगी को रोकना है, हमें नहीं करने देनी है ये गंदगी कहीं भी। कोई थूके फौरन टोकिए उसको। और मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को टॉफी खाते हैं और टॉफी का छिलका अपनी जेब में रख लेते हैं, जो उसका ऊपर का जो कवर होता है जेब में रख लेते हैं। मैंने देखा है लोग अपनी गाड़ी में छोटा सा डस्टबिन रखने लगे हैं कि कोई चीज होती है तो वो बाहर नहीं फेंकते हैं कि केला खाया और छिलका बाहर फेंक दिया, वो उसको अपने अंदर ही रखते हैं और जहां जाते हैं वहां कचरा पात्र में उसको फेंक देते हैं। ये अवेयरनेस आई है। तो अपने जीवन का एक हिस्सा यदि हमने इसको बना लिया तो वो दूर नहीं, जब भारत का सिर्फ एक शहर नहीं अभी तो संपूर्ण भारत स्वच्छ हो जाएगा। इस प्रकार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो सपना है वह सच हो जाएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर जोर लगाना। मेरा तो अब आप ये देख रहे हैं ना, मैं कहीं से ले नहीं रही हूँ। मतलब जब मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ तो कभी मैंने कोई मूवी देखी, कभी मैंने कोई गाना सुना, कभी मैंने कोई कविता सुनी, कभी मैंने कहीं कुछ पढ़ा, वो सारे विचारों को मैंने बांध कर यहाँ प्रस्तुत कर दिया। विचार मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे पास ये क्रमबद्धता है। इस क्रमबद्धता से मैंने अपने विचारों को प्रकट कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि उपसहार में हम निष्कर्ष तो लिखेंगे, साथ में अपना मत भी लिखेंगे। तो मेरा तो मानना है कि सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को सब तरह से विकसित और प्रगतिशील बनाकर उसकी छवि को स्वच्छ बनाए रखना भी देश के प्रति भक्ति है। छवि को स्वच्छ बनाना, भौतिक रूप से तो ये कचरा वचरा साफ हो, हर तरीके से भावनात्मक हो, जब मानसिक हो, हर तरीके से हम अपने भारत की जो छवि है उसको स्वच्छ बनाएं। साफ सफाई में भी
और आप समझ रहे होंगे भ्रष्टाचार वगैरह में भी, मानवीय मूल्यों में भी। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर भारत की जनता द्वारा प्रभावी रूप से इसका अनुसरण किया गया तो अगले कुछ सालों में हम भारत को स्वच्छ, श्यामला, पावन, परित, स्वच्छ देश बना ही लेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 3 वर्षों से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। अब सोचिए, केवल इंदौर का ही नाम क्यों आ रहा है? क्यों दिल्ली का, क्यों जयपुर का, क्यों बॉम्बे का नाम नहीं आ रहा है? स्वच्छ भारत अभियान ने भारत की जनता में एक वैचारिक क्रांति तो पैदा कर दी है, लेकिन एक थोड़ी सी आगे की और ज़रूरत है। जैसे इंदौर, तो अब इंदौर ही नहीं, भारत का हर गांव, हर शहर स्वच्छता का स्वर्ग बन जाए। और एंड कर दीजिए इन लाइनों से। कोई सा भी निबंध का एंड इसी से हो सकता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मतलब मैंने इतनी सारी बातें कही है ना, तो मैं हंगामा खड़ा नहीं कर रही हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इन पंक्तियों के द्वारा आप अपने निबंध को समाप्त कर दीजिए। इस तरीके से आपका निबंध काफ़ी रोचक बन जाएगा, आकर्षक बन जाएगा और आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और ईमानदारी से अपने दिल से बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि यदि आप एग्जामिनर हों और आपको यदि ऐसा निबंध मिले पढ़ने के लिए एग्जाम बच्चे का, तो आप कितने नंबर देंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि 10 में से कितने नंबर आप उस बच्चे को देंगे यदि उस बच्चे ने इस तरीके का निबंध लिखा हो। और उस निबंध में ऐसी खास बात है क्या? सिर्फ मैंने आपको छोटे छोटे से टोटके बताए हैं। उन टोटकों का प्रयोग करके आपको अपनी निबंध कला में निखार लाना है। ये निबंध के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। यदि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो मैं शीघ्र ही आपके लिए एडवांस कॉन्सेप्ट के निबंध कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखने के आपके काम आएंगे। लेकिन पहले बेसिक तो सीखें, बेसिक सीख लेंगे तब एडवांस लेवल पे हम चलेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।